नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की फेलुदा सीरीज की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, नीली मणि का रहस्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये देखो, मेरा विजिटिंग कार्ड कैसा लगा? फेलुदा ने अपने वॉलेट से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे मेरे सामने रखा। उस पर लिखा था, प्रदोष सी मित्तर, प्राइवेट डिटेक्टिव। फेलुदा प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर अपनी पब्लिसिटी कर रहा था, और फिर क्यों ना हो। बादशाह की खोई हुई हीरे की अंगूठी के केस की सफलता के बाद उसे ऐसा करना भी चाहिए था। हालांकि उसे पब्लिसिटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बहुत से लोगों को वैसे भी इस केस के बारे में पता चल गया था। वास्तव में फेलुदा को कुछ ऑफर्स मिले भी थे, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं थे। उसने कार्ड वापस अपने वॉलेट में रख लिया और अपने सामने की छोटी मेज पर अपने पैर फैला दिए। ऐसा लगता है कि इस क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान कोई अच्छा केस सुलझाने का मौका मिलेगा, उसने लापरवाही से कहा। क्यों, क्या आपको कोई नया केस मिला है? मैंने पूछा। फेलुदा के शब्दों ने मुझे काफी उत्साहित कर दिया था, लेकिन मैंने इसे दिखाया नहीं। उसने एक साइड पॉकेट से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें से कुछ सुपारी निकाली। तुम बहुत उत्साहित दिख रहे हो, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या? उसने कैसे अनुमान लगाया? फेलुदा मेरे पूछने से पहले ही समझ गया था। क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? अपनी भावनाओं को छिपाना हमेशा संभव नहीं होता है, भले ही तुम कितनी भी कोशिश करो। छोटी छोटी बातें अक्सर बता देती हैं। जब मैंने इस क्रिसमस की छुट्टी के दौरान काम करने के बारे में बात की तो तुम जम्हाई लेने वाले थे। मेरी बात ने तुम्हें अपना मुंह अचानक बंद करने पर मजबूर कर दिया। यदि तुम वास्तव में मेरी बात से उदासीन होते तो अपनी जम्हाई पूरी करते बिना उसे तोड़े। एक बार फिर मैं उसकी ऑब्जर्वेशन पावर्स से हैरान रह गया था। बिना गहरी ऑब्जर्वेशन और छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने में सक्षम हुए कोई भी जासूस होने का दावा नहीं कर सकता। फेलुदा अक्सर मुझसे कहता था, शर्लक होम्स ने हमें रास्ता दिखाया है, हमें बस उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। आपने बताया नहीं कि आपको कौन सा केस हल करना पड़ेगा, मैंने उसे याद दिलाया। क्या तुमने शामपुकुर के कैलाश चौधरी के बारे में सुना है? नहीं, हमारे शहर में इतने सारे प्रसिद्ध लोग हैं, मैं उन सभी के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं केवल 15 साल का हूँ। फेलुदा ने एक सिगरेट जलाई। उनके परिवार के पास राजशाही के समय में बहुत सारी जमीन थी। वे बड़े जमींदार थे। उनके पास कलकत्ता में भी संपत्ति थी, इसलिए वे विभाजन के बाद यहाँ आ गए। कैलाश चौधरी एक वकील हैं। वो शिकार पर जाया करते थे और वास्तव में एक शिकारी के रूप में काफी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने इस विषय पर 2 किताबें भी लिखी हैं। कुछ समय पहले जल्दापारा रिजर्व फॉरेस्ट में एक हाथी पागल हो गया और इतना कहर बरपाने लगा कि कैलाश बाबू को उसे मारने के लिए बुलाया गया। उनका नाम लगभग हर अखबार में छपा था। मैं समझ गया। इसका आपके केस से क्या लेना देना है? क्या कैलाश चौधरी के बारे में कोई केस है? जवाब देने के बजाय फेलुदा ने अपनी जैकेट की सामने वाली जेब से एक पत्र निकाला और मुझे दे दिया। इसे पढ़ो, उसने कहा। मैंने पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय मिस्टर प्रदोष मित्तर, मैंने अमृता बाजार पत्रिका में आपका विज्ञापन देखने के बाद आपको पत्र लिखने का फैसला किया। यदि आप उपरोक्त पते पर आकर मुझसे मिल सकें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मैं ये पत्र एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज रहा हूँ, इसलिए ये कल आप तक पहुँच जाएगा। मैं आपसे अगले दिन यानी शनिवार को सुबह 10 बजे मिलने की उम्मीद करूंगा। आपका विश्वासी कैलाश चौधरी। लेकिन शनिवार तो आज ही है, मैं चिल्लाया, और 9 बज भी चुके हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें दिन और तारीखें इतनी अच्छी तरह से याद हैं, फेलुदा ने कहा। मेरे मन में अचानक एक संदेह उठा। इस पत्र में केवल आपसे मिलने की बात है, क्या उन्हें मेरे साथ होने से आपत्ति होगी?
फेलूदा ने मुझसे पत्र वापस ले लिया और सावधानी से मोड़कर उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम एक छोटे लड़के हो। हो सकता है कि वो तुम्हें इतना महत्वपूर्ण न समझे कि उसे आपत्ति हो, लेकिन अगर उसे आपत्ति होती है तो हम तुम्हें दूसरे कमरे में भेज देंगे। तुम वहां इंतजार कर सकते हो जब तक कि हम अपनी बात खत्म न कर लें। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सोच ही रहा था कि क्रिसमस की छुट्टियों में क्या करूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही दिलचस्प समय बिताने वाला हूं। हम शामपुकुर स्ट्रीट के पास 10 बजने में 5 मिनट पर एक ट्राम से उतरे। फेलूदा कैलाश चौधरी द्वारा लिखी गई एक किताब खरीदने के लिए रास्ते में रुक गया था। इसका नाम था द पैशन ऑफ हंटिंग। उसने ट्राम में इसे पूरा पढ़ लिया और जब हम ट्राम से उतरे तो कहा, भगवान जाने कि उसके जैसे बहादुर आदमी को एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने की क्या जरूरत है। कैलाश चौधरी का घर 51 शामपुकुर स्ट्रीट एक विशाल पुरानी हवेली निकला। एक लंबा रास्ता मुख्य घर तक जाता था। दोनों तरफ बगीचे थे, संगमरमर की मूर्तियां और एक फव्वारा था। हमने इन्हें पार किया और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। घंटी बजाने के 30 सेकंड के भीतर दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खोलने वाले आदमी को एक नज़र देखने से मुझे पता चल गया कि ये कैलाश चौधरी नहीं है। किसी भी बहादुर शिकारी का ऐसा रूप नहीं हो सकता था। वो मध्यम कद का थोड़ा मोटा सा आदमी था, शायद 30 साल से ज़्यादा का नहीं था। उसकी आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत थी। उसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। आपको किससे मिलना है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ उसके रूप जितनी ही मधुर थी। फेलूदा ने अपना एक कार्ड निकाला और सज्जन को दे दिया। मेरा मिस्टर चौधरी के साथ अपॉइंटमेंट है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। उस आदमी ने कार्ड पर एक नज़र डाली और कहा, कृपया अंदर आएं। हम उसके पीछे पीछे हॉल में गए, फिर सीढ़ियों से ऊपर हमें एक छोटे से कार्यालय जैसे कमरे में ले जाया गया। कृपया बैठिए, मैं जाकर अपने चाचा को सूचित करता हूँ, उसने कहा और चला गया। हम एक पुरानी मेज़ के सामने 2 पुरानी कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे की 3 तरफ कांच के केसों में किताबें भरी हुई थीं। मेज़ पर मैंने कुछ दिलचस्प देखा। 3 मोटी स्टाम्प एल्बम एक के ऊपर एक रखी हुई थीं और चौथी खुली पड़ी थी। स्टाम्पों की पंक्तियां सावधानीपूर्वक उसमें चिपकाई गई थीं। कुछ स्टाम्प एक सेलोफेन पैकेट में पड़े थे। साथ ही स्टाम्प संग्राहकों के उपयोग में आने वाले सामान्य उपकरण जैसे पेपर कटर, चिमटी, स्टाम्प कैटलॉग आदि रखे थे। अब ये स्पष्ट हो गया था कि दरवाजे पर हमसे मिलने वाला आदमी मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों लिए हुए था। वो स्पष्ट रूप से इन स्टाम्पों का संग्राहक था। फेलूदा भी इन वस्तुओं को देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि हम में से कोई भी टिप्पणी कर पाता, वही आदमी वापस आया और कहा, चाचा ने आपको ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा है। वो जल्द ही आपसे मिलेंगे। हमें ड्राइंग रूम में ले जाया गया। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें एक झूमर, तेल चित्र, संगमरमर की मूर्तियां और बड़ी संख्या में फूलदान थे जो चारों ओर बिखरे हुए थे। यह सब कुछ राजसी जीवन का प्रतीक था, कम से कम एक समृद्ध घर के जीवन का। फर्श पर एक रॉयल बंगाल टाइगर की खाल थी और दीवारों से 4 हिरणों, 2 चीतों और एक जंगली भैंस के सिर लटके हुए थे। लगभग 10 मिनट बाद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी मजबूत और फुर्तीला लग रहा था। उसका चेहरा प्रभावशाली था और उसने पतली मूछें रखी हुई थीं। उसने पजामा कुर्ता के ऊपर लाल रेशमी ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था। हम उठ खड़े हुए और कहा, नमस्कार। मिस्टर चौधरी ने हमारी अभिवादन का जवाब दिया, लेकिन मुझे देखकर थोड़ी भौहें चढ़ाईं। यह मेरा चचेरा भाई है, फेलूदा ने बताया। मिस्टर चौधरी हमारी बगल वाले छोटे सोफे पर बैठ गए और पूछा, क्या दोनों एक साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं? फेलूदा हंसा, नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन अब तक मैंने जितने भी केस संभाले हैं, तापेश उन सभी में शामिल रहा है। उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मिस्टर चौधरी बोले, बहुत अच्छा। अवनीश, तुम अब जा सकते हो, और क्या तुम इन लोगों के लिए चाय का इंतजाम कर सकते हो? स्टाम्प संग्राहक दरवाजे के पास खड़ा था। इन शब्दों पर वो अंदर गायब हो गया। कैलाश चौधरी ने फेलूदा की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा।
लेकिन मैं वो पत्र देखना चाहूंगा जो मैंने आपको लिखा था। क्या आप इसे लाए हैं? फेलूदा मुस्कुराया। क्या ये सुनिश्चित करने के लिए है कि मैं सही व्यक्ति हूँ? ये रहा आपका पत्र, सर। मिस्टर चौधरी ने पत्र पर संक्षेप में नजर डाली, फिर धन्यवाद कहा और उसे फेलूदा को लौटा दिया। इन मामलों में सावधान रहना पड़ता है। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में थोड़ा जानते हैं। मुझे एक शिकारी के रूप में जाना जाता है, मिस्टर चौधरी ने कहा। हाँ सर, मुझे ये पता है, फेलूदा ने जवाब दिया। मिस्टर चौधरी ने दीवारों पर विभिन्न जानवरों के सिरों की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने उन सभी का शिकार किया है। मैंने 17 साल की उम्र में राइफल चलाना सीखा था। उससे पहले मैंने एयरगन का इस्तेमाल करता था और छोटे पक्षियों का शिकार करता था। मुझे किसी से भी लड़ने से डर नहीं लगता। अगर मैं अपने दुश्मन देख सकता हूँ तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ, लेकिन अगर दुश्मन छुपा हुआ हो, अगर वो सामने नहीं आता हो, तो कोई क्या करे? वे रुक गए। मैं अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सकता था। कुछ सेकंड बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने युवा होंगे। आपकी उम्र क्या है? 28, फेलूदा बोला। ओह आई सी। खैर, मैं पुलिस के पास जा सकता था, लेकिन मुझे वास्तव में उन पर ज्यादा भरोसा नहीं है। इसके अलावा मैं युवाओं का सम्मान करता हूँ। तो आप केस के लिए सही व्यक्ति लगते हैं। मुझे लगता है कि एक तेज युवा दिमाग पुलिस बल की तुलना में बहुत बेहतर है। वो फिर से रुक गया। फेलूदा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जल्दी से पूछा, अगर आप मुझे बता सकें कि समस्या क्या है? मिस्टर चौधरी ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे फेलूदा को दे दिया। देखिए, आप इससे क्या समझ सकते हैं, उन्होंने कहा। फेलूदा ने उसे खोला। मैं झुक गया और पढ़ा कि उस पर लिखा था, आपको वो वापस करना होगा जो आपका नहीं है। सोमवार को विक्टोरिया मेमोरियल जाएं और इसी दक्षिण गेट की ओर वाली लिली की पहली पंक्ति के पहले पौधे के नीचे छोड़ दें। ये काम दोपहर 4 बजे तक हो जाना चाहिए। पुलिस को सूचित करने या किसी जासूस के पास जाने की कोशिश न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका अंत ठीक उन जानवरों की तरह होगा जिन्हें आपने अपने शिकार पर मारा था। आपको क्या लगता है? मिस्टर चौधरी ने गंभीरता से पूछा। फेलूदा ने कुछ क्षणों के लिए नोट को घूरकर देखा। फिर उसने कहा, भेजने वाले ने अपनी लिखावट को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि एक ही अक्षर अलग अलग तरीकों से लिखे गए हैं, और उसने एक नए पैड की पहली शीट पर लिखा है। ये आप कैसे बता सकते हैं? यदि आप एक पैड पर लिखते हैं तो नीचे वाली शीट पर हमेशा ऊपरी शीट पर लिखी गई लिखाई की हल्की छाप होती है, लेकिन ये शीट बिल्कुल साफ है। बहुत अच्छा। क्या आप कुछ और बता सकते हैं? नहीं, केवल इसे देखकर कुछ और कहना असंभव है। क्या ये डाक से आया था? हाँ, पोस्टमार्क में पार्क स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस लिखा था। मुझे ये नोट 3 दिन पहले मिला था। फेलूदा ने नोट मिस्टर चौधरी को लौटा दिया और कहा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, सिवाय शिकार की उन कहानियों के जो आपने लिखी हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल, आप अपने सवाल पूछिए, लेकिन कृपया सवाल शुरू करने से पहले कुछ मिठाई लीजिए। एक बेरा कुछ मिनट पहले आया था और उसने हमारे सामने मिठाई से भरी एक चांदी की थाली रख दी थी। फेलूदा को दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने एक रसगुल्ला उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फेलूदा ने थोड़ी देर बाद पूछा, ये कौन सी वस्तु है जो आपकी नहीं है? सच कहूं तो मिस्टर मित्तर, मैं ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। इस घर में मौजूद चीजों सहित इस दुनिया में मेरे पास जो कुछ भी है वो या तो विरासत में मिला है या मैंने खुद खरीदा है। सब कुछ, सिवाय। वो अचानक रुक गया। सिवाय किसके? फेलूदा ने पूछा। एक चीज है जो मूल्यवान और लुभाने वाली दोनों है, मिस्टर चौधरी ने कहा। वो क्या है? एक पत्थर। क्या एक कीमती पत्थर? क्या कोई रत्न? हाँ, एक अनमोल मणि। क्या आपने इसे खरीदा था? नहीं। क्या ये आपके पूर्वजों का था? नहीं, मुझे ये मध्य प्रदेश के एक जंगल में मिला था। हम 4 लोग थे। हमने एक बाघ का जंगल में शिकार के लिए पीछा किया था।
हम शिकार करने में सफल भी हुए। इसके बाद जंगल में हमें एक प्राचीन और उजाड़ मंदिर मिला। देवता की मूर्ति के माथे पर यह बहुमूल्य मणि लगा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता था। क्या आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति थे? बाकी सभी ने मंदिर देखा था, लेकिन हाँ, मैंने ही सबसे पहले मणि पर ध्यान दिया था। आपके साथ और कौन कौन था? राइट नामक एक अमेरिकी, किशोरी लाल नामक एक पंजाबी और मेरा भाई केदार। क्या आपका भाई भी शिकारी है? वो कभी कभी मेरे साथ शिकार पर जाता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है। वो 4 साल पहले विदेश चला गया था। विदेश? स्विट्जरलैंड। वो घड़ियां बनाने से जुड़ा कुछ काम करता है। जब आपको ये मणि मिला तो क्या हुआ? क्या किसी और ने इसे लेना नहीं चाहा था? नहीं, क्योंकि तब हम में से किसी को भी इसके मूल्य का एहसास नहीं हुआ था। मुझे भी तब पता चला जब मैंने कलकत्ता में एक जौहरी से इसका आकलन करवाया। मणि के मूल्य के बारे में और किसे पता है? ज्यादा लोगों को नहीं। मेरे ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। कुछ दोस्तों को इसके बारे में पता है। मैंने केदार को बताया था, और मुझे लगता है कि मेरे भतीजे अवनीश को इसके बारे में पता है। क्या आप मणि को अपने घर में रखते हैं? हाँ, मेरे बेडरूम में। आप इसे बैंक लॉकर में क्यों नहीं रखते? मैंने एक बार रखा था। अगले ही दिन मैं लगभग एक कार से कुचल गया था। ओह, मैं बाल बचा था। इससे मुझे लगा कि अगर मैं मणि को अपने से अलग करता हूं तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य लाएगा। हाँ, मुझे पता है कि ये अंधविश्वास है। फिर भी मैं इसे बैंक से वापस घर ले आया। फेलूदा ने खाना खत्म कर दिया था। मैं उसके भौहें चढ़ाने के तरीके से बता सकता था कि उसने सोचना शुरू कर दिया है। उसने अपना मुंह पोंछा, थोड़ा पानी पिया और कहा, इस घर में और कौन रहता है? मेरा भतीजा अवनीश और 3 पुराने नौकर। और मेरे पिता हैं, लेकिन वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। एक नौकर सारा समय उनकी देखभाल करता है। आपका भतीजा क्या करता है? वास्तव में कुछ खास नहीं। स्टैम्प कलेक्शन उसका जुनून है। वो स्टैम्प बेचने के लिए एक दुकान शुरू करना चाहता है। फेलूदा कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, जैसे कि वो किसी चीज के बारे में निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं पता लगाऊं कि वो नोट किसने लिखा था? मिस्टर चौधरी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बूढ़ा हो रहा हूं मिस्टर मित्तर। मैं चिंता और तनाव के बिना रह सकता हूं। और ये सिर्फ इस नोट की ही बात नहीं है। पिछली रात इस आदमी ने मुझे फ़ोन किया था। मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान सका। उसने कहा कि अगर मैंने उस वस्तु को उसके बताए समय और स्थान पर नहीं रखा तो वो मेरे घर में घुस जाएगा और मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी मैं उस मणि को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। वो सिर्फ अपनी धमकियों से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसके जैसे बदमाश को सज़ा मिलनी चाहिए। आपको इस आदमी के बारे में पता लगाना होगा। फेलूदा ने कहा, मैं केवल एक ही चीज़ कर सकता हूँ। मैं सोमवार को विक्टोरिया मेमोरियल जाऊंगा और लिली पर नज़र रखूंगा। ये आदमी वहां ज़रूर आएगा। मिस्टर चौधरी बोले, हो सकता है कि वो खुद ना आए। फेलूदा ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं जो मणि लेने के लिए आता है तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि वास्तव में पर्दे के पीछे कौन है। मिस्टर चौधरी ने कहा, लेकिन वो आदमी खतरनाक हो सकता है। जब वो विक्टोरिया मेमोरियल में आएगा और उसे पता चलेगा कि मैंने उस पौधे के नीचे मणि नहीं रखा है, तो भगवान जाने वो क्या कर सकता है। क्या आप सोमवार से पहले ये पता नहीं लगा सकते कि वो कौन है? फेलूदा उठा और टहलने लगा। देखिए मिस्टर चौधरी, उसने कहा, इस आदमी ने कहा है कि अगर आप किसी निजी जासूस के पास जाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब चाहे मैं कोई कार्रवाई करूं या ना करूं, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो वास्तव में आपको ये तय करना होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं। मिस्टर चौधरी ने एक रुमाल से अपना चेहरा पोंछा, हालांकि कमरा अंदर से काफी ठंडा था। वे बोले, आप और आपका ये युवा चचेरा भाई जासूस जैसे नहीं दिखते हैं। ये एक एडवांटेज है। मेरा मतलब है लोगों ने आपका नाम सुना होगा, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि आप कैसे दिखते हैं?
मुझे नहीं लगता कि जासूस के रूप में आपके पहचाने जाने की ज्यादा संभावना है। अगर आप अभी भी ये केस लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको आपकी फीस का भुगतान करूंगा। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं वो मणि देखना चाहूंगा, फेलुदा ने कहा। जरूर, मिस्टर चौधरी ने कहा। हम सब उठ गए। मिस्टर चौधरी ने कहा कि मणि को उनके बेडरूम में अलमारी में रखा गया था। हम उनके पीछे पीछे ऊपर गए। एक संगमरमर की सीढ़ी पहली मंजिल तक जाती थी, जो एक लंबे अंधेरे गलियारे के एक छोर पर समाप्त होती थी। गलियारे के दोनों ओर कमरे थे। मैंने वास्तव में उनकी गिनती नहीं की, लेकिन मेरा अनुमान था कि कम से कम 10 कमरे थे। उनमें से कुछ बंद थे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। भयानक चुप्पी में जरा सी भी आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज लग रही थी। मैं असहज महसूस करने लगा था। मिस्टर चौधरी का बेडरूम दाहिनी ओर का आखिरी कमरा था। जब हम गलियारे के आधे रास्ते से थोड़ा आगे पहुंचे थे तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। एक छोटे से गैप से एक बहुत बूढ़ा आदमी बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं। लेकिन जैसे ही हम करीब आए, मैं उसकी आंखों को देखकर चौंक गया। बूढ़ा आदमी अपनी आंखों में खतरनाक भाव लिए हमें घूर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये मेरे पिता हैं, मिस्टर चौधरी ने जल्दी से कहा। मैंने आपको बताया था कि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो दरवाज़ों और खिड़कियों से झांकते रहते हैं और उन्हें लगता है कि हर कोई उनकी उपेक्षा करता है, इसलिए वो ज़्यादातर समय इतने गुस्से में दिखते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हर संभव तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है। बेडरूम में एक विशाल ऊंचा बिस्तर था और अलमारी उसके बगल में थी। मिस्टर चौधरी ने इसे खोला, एक दराज निकाली और उसमें से एक छोटा नीला मखमली डिब्बा निकाला। मैंने ये डिब्बा एक जौहरी से सिर्फ मणि को रखने के लिए खरीदा था, उन्होंने हमें बताया, और इसे खोला। अंदर एक जगमगाता पत्थर पड़ा था जो लीची के आकार का था और ये हरे नीले रंग की रोशनी बिखेर रहा था। यह एक नीला बेरिल है। यह आमतौर पर ब्राज़ील में पाया जाता है। भारत में इनमें से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से इस आकार का कोई नहीं है, मुझे ये बात पता है। फेलुदा ने पत्थर उठाया, उसे अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच पकड़ा और कुछ क्षणों के लिए उसे ध्यान से देखा। फिर उसे उसके मालिक को लौटा दिया। मिस्टर चौधरी ने उसे वापस दराज में रख दिया। फिर अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला। ये अग्रिम भुगतान है, उन्होंने 10 रुपए के 5 नोट पेश करते हुए कहा। जब ये केस सुलझ जाएगा तो मैं आपको बाकी का भुगतान कर दूंगा, ठीक है? मिस्टर चौधरी ने कहा। धन्यवाद, फेलुदा ने पैसे स्वीकार करते हुए कहा। ये पहली बार था जब मैंने उसे वास्तव में उसकी सेवाओं के लिए फीस लेते हुए देखा था। मुझे वो नोट चाहिए जो आपको भेजा गया था, और मैं आपके भतीजे से बात करना चाहूँगा। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, फेलुदा ने कहा। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तभी ड्राइंग रूम में फ़ोन बजने लगा। मिस्टर चौधरी जल्दी से आगे बढ़े और फ़ोन उठा लिया। हेलो, हमने उन्हें कहते सुना। इसके बाद चुप्पी छा गई। जब हम कुछ सेकंड बाद ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो मिस्टर चौधरी ने रिसीवर को वापस रख दिया और जल्दी से बैठ गए। उनका चेहरा पीला और डरा हुआ दिख रहा था। ये वही आदमी था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने क्या कहा? फेलुदा ने पूछा। उसने बस वही धमकी दोहराई, लेकिन इस बार उसने एक और बात कही थी। उसने कहा कि वो उस चीज़ को चाहता है जो मुझे एक मंदिर में मिली थी। मिस्टर चौधरी ने कहा। क्या उसने कुछ और कहा? नहीं। और आपने आवाज़ नहीं पहचानी? नहीं, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही अप्रिय आवाज़ थी। शायद आप इस केस को लेने के बारे में फिर से सोचना चाहेंगे? फेलुदा मुस्कुराया। मैंने सोचना खत्म कर दिया है, उसने जवाब दिया। इसके तुरंत बाद हम ड्राइंग रूम से निकल गए और मिस्टर चौधरी के भतीजे अवनीश बाबू के कमरे की ओर चले गए। हमने उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से मेज़ पर किसी चीज़ की बारीकी से जांच करते हुए पाया। जैसे ही हमने कमरे में प्रवेश किया, उसने तुरंत एक हाथ से उस वस्तु को ढक लिया और उठ खड़ा हुआ। आइए आइए, अंदर आइए, उसने कहा। मैं देख सकता हूँ कि आपको स्टैम्प्स में बहुत दिलचस्पी है, फेलुदा ने टिप्पणी की। अवनीश बाबू की आंखें चमक उठीं। हाँ सर,
यही मेरे जीवन में मेरी एकमात्र रुचि है, मेरा एकमात्र जुनून। मैं हमेशा स्टैम्प्स के बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या आप किसी एक देश में विशेषज्ञता रखते हैं या आप पूरी दुनिया से स्टाम्प इकट्ठा करते हैं? फेलुदा ने पूछा। मैं उन्हें वहीं से इकट्ठा करता था जहां वे होते थे, लेकिन हाल ही में मैंने भारत पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। मुझे उन्हें पाने के लिए सैकड़ों पुराने पत्रों को छानना पड़ा। क्या आपको कुछ अच्छा मिला? अच्छा, बहुत अच्छा। अवनीश बाबू परमानंदित दिखने लगे। क्या आप इस विषय में रुचि रखते हैं? क्या आप समझ पाएंगे अगर मैं समझाऊं तो? कोशिश करो। फेलुदा मुस्कुराया। मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता, लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं भी कभी स्टाम्प इकट्ठा करने का शौकीन था और प्रसिद्धि पाने का सपना देखता था। आप जानते हैं केप ऑफ गुड होप से एक पैनी स्टाम्प, मॉरिशस से 2 पैनी और ब्रिटिश गुयाना से 1856 वाले। 10 साल पहले उनकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास थी। अब उनकी कीमत और भी ज्यादा होनी चाहिए। अवनीश बाबू और भी उत्साहित हो गए। तो फिर उन्होंने चमकती आंखों से कहा, तो फिर मुझे यकीन है कि आप समझेंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए। उसने मेज से अपना हाथ हटाया और उस वस्तु को दिखाया जिसे वो छिपा रहा था। यह एक बहुत पुराना स्टाम्प निकला जो एक लिफाफे से अलग किया गया था। इसका मूल रंग हरा रहा होगा, लेकिन ये लगभग पूरी तरह से फीका पड़ गया था। अवनीश बाबू ने इसे फेलुदा को दे दिया। आप क्या देख सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। एक भारतीय स्टाम्प, लगभग 100 साल पुराना। इसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर है। मैंने ऐसे स्टाम्प पहले भी देखे हैं, फेलुदा ने कहा। क्या आपने देखा है? हाँ, मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार फिर से देखो। फेलुदा ने मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर स्टाम्प को देखा। अब आपको क्या दिख रहा है? अवनीश बाबू ने बेचैनी से पूछा। प्रिंटिंग में गलती है। बिल्कुल सही पहचाना। शब्द तो साफ तौर पर पोस्टेज है, लेकिन जी की जगह उन्होंने सी प्रिंट कर दिया। अवनीश बाबू ने स्टैम्प वापस ले लिया और कहा, क्या आपको पता है कि उस गलती की वजह से उस स्टैम्प की कीमत कितनी है? कितनी? फेलुदा ने पूछा। 20,000, अवनीश बाबू ने उत्तर दिया। क्या? हाँ सर, मैंने यूके में अधिकारियों से पता कर लिया है। कैटलॉग में गलती का जिक्र नहीं है। मैं पहला आदमी था जिसने इसे ढूंढा था। बधाई हो। लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता था अवनीश बाबू। मेरा मतलब है स्टैम्प के अलावा कुछ और। हाँ कहिए। तुम्हारे चाचा कैलाश चौधरी के पास एक कीमती मणि है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? अवनीश बाबू को जवाब देने से पहले कुछ पल सोचना पड़ा। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे इसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसे लकी माना जाता है। मेरे चाचा ने ऐसा कहा था। इसके अलावा मैं इस बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ। आप इस घर में कब से रह रहे हैं? फेलुदा ने पूछा। पिछले 5 सालों से। मैं अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद यहाँ आ गया था। क्या तुम्हारी अपने चाचा से बनती है? आपका मतलब किससे है? मेरे 2 चाचा हैं, उनमें से एक विदेश में रहते हैं। ओह, मैं कैलाश बाबू की बात कर रहा था। मैं समझा। खैर, वो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन क्या? अवनीश बाबू ने मुंह बनाया। पिछले कुछ दिनों से वे कुछ बदल से गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने पहली बार कब नोटिस किया? 2 या 3 दिन पहले। मैंने उन्हें इस स्टैम्प के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आमतौर पर वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ पुरानी आदतें भी बदली हुई लग रही हैं। वो कैसे? वो हर सुबह नाश्ते से पहले गार्डन में टहलते थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं किया है। असल में वो काफी देर से उठते हैं। शायद वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। क्या तुम्हारे ऐसा सोचने की कोई खास वजह है? हाँ, मेरा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर है। मेरे कमरे के ठीक ऊपर वाला कमरा मेरे चाचा का है। मैंने उन्हें आधी रात में टहलते हुए सुना है। मैंने उनकी आवाज़ भी सुनी है। मुझे लगता है कि उनकी किसी से कोई बहस हो रही थी। बहस? किससे? शायद दादाजी से। और कौन हो सकता है?
मैंने सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आते कदमों की आवाज़ भी सुनी है। एक रात मैं उठा और सीढ़ियों के नीचे ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने अपने चाचा को छत से नीचे आते देखा, उनके हाथ में बंदूक थी। क्या समय रहा होगा? मेरे विचार से सुबह के करीब 2 बजे थे। छत पर क्या है? एक छोटी सी अटारी के अलावा कुछ नहीं है। वो पुराने कागजों और चिट्ठियों से भरी थी, लेकिन सारे पत्र मैं 1 महीने पहले वहां से ले आया था। फेलुदा उठे। मैं देख सकता था कि उनके पास पूछने के लिए और कोई सवाल नहीं था। अवनीश बाबू ने कहा, आपने मुझसे ये सब क्यों पूछा? फेलुदा मुस्कुराए, तुम्हारे चाचा के जीवन में इस समय बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार सब ठीक हो जाए तो मैं आकर तुम्हारे स्टैम्प जरूर देखूंगा। ठीक है। हम मिस्टर चौधरी को अलविदा कहने के लिए ड्राइंग रूम में लौट आए। जाहिर है मैं किसी बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, फेलुदा ने उनसे कहा। प्लीज चिंता करना बंद कर दीजिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। रात को सोने की कोशिश कीजिए। अगर जरूरत हो तो नींद की गोली ले लेना और प्लीज छत पर मत जाइएगा। आपकी गली में घर एक दूसरे के इतने पास हैं कि दुश्मन आप पर नजर रखने के लिए बगल वाले घर की छत पर छिपा हो सकता है। वो आप पर हमला भी कर सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं एक रात छत पर गया था और अपनी बंदूक भी अपने साथ ले गया था। मैंने एक अजीब आवाज सुनी थी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा अपनी बंदूक पास रखते हैं। ओह हाँ, लेकिन मेंटल टेंशन और एंग्जाइटी जीवन पर असर डालती है। अगर ये मामला जल्द ही नहीं सुलझा तो भगवान जाने मेरा क्या होगा। अगला दिन रविवार था। फेलुदा ने अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में टहलते हुए बिताया। करीब 4 बजे मैंने उन्हें अपना आरामदायक कुर्ता पायजामा बदलकर ट्राउजर और शर्ट पहनते देखा। क्या तुम बाहर जा रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि विक्टोरिया मेमोरियल में लिली देखना अच्छा रहेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। हमने एक ट्राम पकड़ी और थोड़ी देर बाद लोअर सर्कुलर रोड के क्रॉसिंग पर पहुंच गए। फिर हम धीरे धीरे मेमोरियल के साउथ गेट तक गए। यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। शाम को ज्यादातर लोग बिल्डिंग के सामने नॉर्थ गेट पर जाते थे। हम गेट से अंदर घुसे। बाईं ओर 20 गज की दूरी पर लिली की लाइनें लगी थीं। नीले बेरिल को अगले दिन इनकी पहली लाइन के नीचे रखा जाना था। इन फूलों को देखकर, भले ही वे सुंदर थे, अचानक मुझे डर लगने लगा। तुम्हारे पिताजी के पास एक दूरबीन थी जो वे दार्जिलिंग से लाए थे। क्या ये अभी भी उनके पास है? फेलुदा ने पूछा। हाँ, ये दूरबीन उनके पास अभी भी है, मैंने कहा। अच्छा। हम बिल्डिंग के आसपास खुले मैदान में करीब 15 मिनट घूमे। फिर हमने टैक्सी ली और लाइट हाउस सिनेमा पहुंच गए। मैं फेलुदा के साथ बाहर निकला। मुझे काफी हैरानी हो रही थी। उसे अचानक फिल्म क्यों देखनी थी, लेकिन नहीं। उसे तो सिनेमा के सामने वाली किताबों की दुकान में दिलचस्पी थी। कुछ किताबें देखने के बाद उसने एक मोटा स्टैम्प कैटलॉग उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। मैंने उसके कंधे के ऊपर से झांका और फुसफुसाया, क्या तुम्हें अवनीश बाबू पर शक है? हो भी सकता है, फेलुदा ने कहा। लेकिन याद है वो फोन कॉल जो तब आया था जब हम अभी भी मिस्टर चौधरी के यहाँ थे? ये अवनीश बाबू तो नहीं कर सकते थे, मैंने कहा। नहीं, वो अकबर बादशाह ने किया था, या हो सकता है कि वो क्वीन विक्टोरिया हो। इससे मुझे एहसास हुआ कि फेलुदा अब मेरे सवालों का सीधा जवाब देने के मूड में नहीं थे, इसलिए मैं चुप हो गया। जब तक हम घर वापस पहुंचे रात के 8 बज चुके थे। फेलुदा ने अपनी जैकेट उतारी और अपने बिस्तर पर फेंक दी। उन्होंने कहा, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। तब तक तुम डायरेक्टरी में कैलाश चौधरी का टेलीफोन नंबर देख लो। मैं डायरेक्टरी गोद में रखकर बैठ गया, लेकिन एक भी पेज पलटने से पहले ही फोन बजने लगा। काफी चौंक कर मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? कितनी अजीब आवाज थी। मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना था। आप किससे बात करना चाहते हैं? मैंने पूछा। जवाब उसी कड़ी आवाज में आया, तुम्हारे जैसा जवान लड़का एक जासूस के साथ क्यों घूमता है? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है?
मैंने फेलुदा को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं सका। मेरे हाथ कांपने लगे थे। इससे पहले कि मैं रिसीवर रख पाता, उस आदमी ने अपनी बात पूरी की। मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूं, इस मामले में मत पड़ो, नहीं तो नतीजे बुरे होंगे। मैं अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ मिनट बाद फेलुदा कमरे में आया और बोला, अरे क्या बात है, तुम उस कोने में इतनी शांति से क्यों बैठे हो? अभी किसने फ़ोन किया था? मैंने मुश्किल से उसे बताया कि क्या हुआ था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने मेरे कंधे को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, पुलिस को बता दिया गया है, सादे कपड़ों में कुछ आदमी वहां होंगे। हमें कल विक्टोरिया मेमोरियल जाना चाहिए। मुझे उस रात नींद नहीं आई। मिस्टर चौधरी के घर और उसमें जो कुछ भी मैंने देखा था, मैं उसके बारे में सोचता रहा। लोहे की रेलिंग वाली सीढ़ियां जो सीधे छत तक जाती थीं, पहली मंजिल पर मार्बल के फर्श वाला लंबा अंधेरा बरामदा, और बूढ़े मिस्टर चौधरी आधे खुले दरवाजे से बाहर झांक रहे थे। वो अपने बेटे को ऐसे क्यों घूर रहे थे? और कैलाश बाबू अपनी बंदूक लेकर छत पर क्यों गए थे? उन्होंने किस तरह की आवाज़ सुनी थी? फेलुदा ने अपनी लाइट बंद करने से पहले बस एक ही बात कही, क्या तुम जानते हो टोपशे कि जो लोग गुमनाम नोट भेजते हैं और टेलीफोन पर दूसरों को धमकाते हैं, वे असल में कायर होते हैं? फेलुदा ने अगली सुबह कैलाश चौधरी को फ़ोन किया और उन्हें आराम करने और घर पर रहने को कहा। फेलुदा खुद सब कुछ संभाल लेंगे। तुम विक्टोरिया मेमोरियल कब जाओगे? मैंने उनसे पूछा। कल वाले ही समय। वैसे क्या तुम्हारे पास स्केच पैड और पेन और दूसरा ड्राइंग मटेरियल है? फेलुदा ने कहा। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्यों? इनकी क्या ज़रूरत है? कह नहीं सकता। तुम्हारे पास है या नहीं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास मेरी स्कूल की ड्राइंग बुक है। ठीक है, इसे अपने साथ ले लो। मैं चाहता हूँ कि तुम लिली के फूलों से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कुछ बनाओ। पेड़, बिल्डिंग, फूल, कुछ भी। मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर बनूंगा। फेलुदा बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता था। असल में मुझे पता था कि वो किसी आदमी को सिर्फ एक बार देखने के बाद ही उसका ठीक ठाक पोर्ट्रेट बना सकता है। ड्राइंग टीचर का रोल उसके लिए एकदम सही था। चूंकि सर्दियों में दिन छोटे होते थे, हम 4 बजे से कुछ मिनट पहले विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गए। आज आसपास और भी कम लोग थे। 3 नेपाली आयाएं बच्चों के साथ घूम रही थीं, एक इंडियन परिवार, शायद मारवाड़ी, और कुछ बूढ़े आदमी घूम रहे थे, लेकिन आसपास कोई और नहीं दिख रहा था। गेट से कुछ दूरी पर कंपाउंड की दीवार के पास एक पेड़ के नीचे 2 आदमी खड़े थे। फेलुदा ने उनकी तरफ देखा और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। इसका मतलब था कि वे दोनों पुलिस वाले उसके दोस्त थे। वे सादे कपड़ों में थे और शायद हथियारबंद थे। फेलुदा पुलिस में काफी लोगों को जानता था। मैं लिली के फूलों की लाइनों के सामने खड़ा हो गया और स्केच बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं जो कर रहा था उस पर मुश्किल से ध्यान दे पा रहा था। फेलुदा अपने हाथों में दूरबीन लेकर घूम रहा था। कभी कभी गलती सुधारने के लिए मेरा पैड पकड़ लेता और गलती करने पर मुझे डांटता। फिर वो फिर से दूर चला जाता और दूरबीन से देखता। सूरज डूबने वाला था। पास के एक चर्च की घड़ी में 5 बज रहे थे। जल्द ही ठंड बढ़ने वाली थी। मारवाड़ी लोग एक बड़ी कार में चले गए थे। आयाएं भी अपनी गाड़ियों को गेट की तरफ धकेलने लगी। लोअर सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया था। शाम की भीड़ में फंसे होने के कारण मुझे कारों और बसों के बार बार हॉर्न सुनाई दे रहे थे। फेलुदा मेरे पास लौटे और घास पर बैठने ही वाले थे कि गेट के पास किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। मैंने जल्दी से उनकी नज़रों का पीछा किया, लेकिन मुझे भूरे रंग की शॉल ओढ़े एक आदमी के अलावा कोई नहीं दिखा। वो गेट से काफी दूर सड़क के किनारे खड़ा था। फेलुदा ने दूरबीन अपनी आंखों के पास रखी, जल्दी से देखा और फिर मुझे दे दी। देखो, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा मतलब वहां उस आदमी से है जिसने शॉल ओढ़ी है। दूरबीन से एक नज़र डालने पर वो आदमी साफ दिखाई दिया, जैसे वो बस कुछ ही फीट दूर खड़ा हो। मैं चौंक गया। अरे, ये तो कैलाश चौधरी खुद है। शायद वो हमें ही ढूंढने आए हैं। चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ चलने लगे तो वो आदमी जाने लगा। जब तक हम गेट से बाहर निकले वो जा चुका था। चलो उनके घर चलते हैं, फेलुदा ने सुझाव दिया।
मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें देखा। वे शायद परेशान होकर वापस चले गए होंगे। इस समय टैक्सी मिलने का कोई चांस नहीं था, इसलिए हम ट्राम पकड़ने की उम्मीद में चौरंगी की ओर चलने लगे। सड़क पर कारों की भारी लाइन लगी हुई थी। जल्द ही हम कलकत्ता क्लब के बाहर पहुंच गए। यहाँ जो हुआ वो इतना अचानक और डरावना था कि जब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ तब भी मुझे ठंडा पसीना आ रहा है। मैं फेलुदा के बगल में चल रहा था, तभी बिना किसी चेतावनी के उसने मुझे तेजी से सड़क से दूर खींच लिया। फिर वो खुद भी एक तरफ कूद गया। एक तेज रफ्तार कार उससे कुछ इंच दूर से गुजरी। हे भगवान, वो कौन था? फेलुदा चिल्लाया। मैं उस कार का नंबर नहीं देख सका। भगवान ही जाने कार कहाँ से आई थी, या उसके ड्राइवर को इस ट्रैफिक में इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या सूझी थी, लेकिन वो पूरी तरह से नज़रों से ओझल हो गई थी। मैं फुटपाथ पर गिर गया था। मेरा स्केच पैड और पेंसिल अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। मैं उठकर खड़ा हुआ। अगर फेलुदा ने उस कार को आते हुए नहीं देखा होता और तुरंत एक्शन नहीं लिया होता तो इसमें कोई शक नहीं था कि हम दोनों उसके पहियों के नीचे कुचल जाते। फेलुदा ने ट्राम में एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठा रहा। मिस्टर चौधरी के घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले कहा, क्या आपने हमें नहीं देखा था? मिस्टर चौधरी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। वो हमारे अचानक आने से काफ़ी हैरान लग रहे थे। कहाँ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपका मतलब है कि आप विक्टोरिया मेमोरियल नहीं गए थे? कौन मैं? हे भगवान, नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। असल में मैंने पूरी दोपहर ऊपर अपने बेडरूम में ही था। मैं अभी अभी नीचे आया हूँ। तो फिर मिस्टर चौधरी, क्या आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन है? मिस्टर चौधरी का मुंह खुला रह गया। हे भगवान, क्या मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताया था? किस बारे में? केदार के बारे में। वो मेरा ट्विन है। फेलुदा जल्दी से बैठ गए। मिस्टर चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्यों? क्या तुमने केदार को देखा? क्या वो वहां था? उन्होंने बेचैनी से पूछा। हाँ, ये कोई और नहीं हो सकता। क्या केदार का मणि पर कोई हक है? हे भगवान! मिस्टर चौधरी का शरीर अचानक शिथिल पड़ गया, जैसे उनके शरीर की सारी एनर्जी निकल गई हो। वो अपने सोफे के हत्थे पर झुक गए और एक आह भरी। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, हाँ है। केदार को ही सबसे पहले वो पत्थर मिला था। मैंने मंदिर देखा था, लेकिन केदार ने ही मूर्ति पर लगे मणि को देखा था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उससे मणि ले ली। मेरा मतलब है, मैंने उसे तब तक परेशान किया जब तक उसने तंग आकर मणि मुझे न दे दी। एक तरह से ये सही ही था, क्योंकि केदार बस उसे बेच देता और पैसे बर्बाद कर देता। जब मुझे पता चला कि वो मणि कितना कीमती है तो मैंने केदार को नहीं बताया। सच कहूँ तो जब वो देश छोड़कर गया तो मुझे काफ़ी राहत मिली, लेकिन अब शायद वो इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे विदेश में काम नहीं मिला। शायद वो मणि बेचकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। फेलुदा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, क्या आपको कोई आइडिया है कि वो आगे क्या करेगा? नहीं, लेकिन मुझे ये पता है वो मुझसे मिलने यहाँ ज़रूर आएगा। मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया है और मैंने मणि को वहाँ नहीं रखा जहाँ मुझे कहा गया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर उसे मणि चाहिए तो उसे यहाँ आना होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं यहीं रहूं? मैं शायद कुछ मदद कर सकूं, फेलुदा ने पूछा। नहीं, थैंक यू, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैंने अब मन बना लिया है मिस्टर मित्तर। अगर केदार को मणि चाहिए तो वो ले सकता है, मैं उसे दे दूंगा। बस उसके आने का इंतज़ार करूंगा। तुमने पहले ही अपनी जान जोखिम में डालकर इतना कुछ किया है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम मुझे अपना बिल भेज दोगे तो मैं तुम्हें चेक दे दूंगा। थैंक यू। आप रिस्क के बारे में सही कह रहे हैं। एक कार ने हमें लगभग कुचल ही दिया था। मुझे कुछ देर पहले एहसास हुआ था कि मेरी एक कोहनी में काफ़ी चोट लगी है, लेकिन मैं उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम जाने के लिए उठे, फेलुदा की नज़र उस पर पड़ी। अरे, तुम्हें चोट लगी है ना? वो बोला, तुम्हारी कोहनी से खून बह रहा है। मिस्टर चौधरी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मुझे लगता है कि तपेश को घाव पर थोड़ा डेटॉल लगाना चाहिए, वरना ये सेप्टिक हो सकता है।
क्या आप? हाँ हाँ, मिस्टर चौधरी जल्दी से उठे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुको, मैं अवनीश से पूछता हूँ। हम मिस्टर चौधरी के पीछे अवनीश बाबू के कमरे तक गए। क्या हमारे घर में कोई डेटॉल है अवनीश? मिस्टर चौधरी ने पूछा। अवनीश ने उन्हें चौंक कर देखा। अरे, आप तो 1 हफ्ते पहले ही नई बोतल लाए थे, उसने कहा। क्या ये खत्म हो गई है? मिस्टर चौधरी शर्मिंदा होकर हंसे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं शायद पागल हो रहा हूँ। 5 मिनट बाद कोहनी पर डेटॉल लगाकर हम घर से बाहर निकले। मेन रोड की तरफ जाने के बजाय फेलुदा उल्टी दिशा में चलने लगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, उसने कहा, मेरा दोस्त गणपति पास में ही रहता है। उसने मुझे टेस्ट मैच का टिकट दिलाने का वादा किया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गणपति चटर्जी का घर सिर्फ 2 घर दूर निकला। मैंने उसके बारे में सुना था, लेकिन उससे पहले कभी नहीं मिला था। जब फेलुदा ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला। एक मोटा ताज़ा आदमी जिसने पुलोवर और ट्राउज़र पहना हुआ था। फेलू, मेरे दोस्त आज कैसे आए? उसने कहा। तुम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो, फेलुदा ने कहा। ओ, मैं समझ गया। तुम्हें मुझे याद दिलाने के लिए खुद आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भूला नहीं था। मैंने वादा किया था, मुझे याद है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसी वजह से नहीं आया हूँ। मेरा मानना है कि तुम्हारी छत से नॉर्थ कलकत्ता का बहुत बढ़िया नज़ारा दिखता है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे देखना चाहूँगा। एक फिल्म कंपनी में मेरे एक जान पहचान वाले ने मुझे आसपास देखने को कहा है। वे कलकत्ता पर एक फिल्म बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ जो सीढ़ी है वह सीधे छत तक जाती है। तुम छत पर जाओ, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। घर 4 मंजिला था। हम ऊपर पहुँचे और देखा कि दाईं ओर मिस्टर चौधरी के घर का बहुत अच्छा नज़ारा था। पूरा घर बगीचे से छत तक दिखाई दे रहा था। पहली मंजिल के एक कमरे में लाइट जल रही थी और उसमें एक आदमी घूम रहा था। वो कैलाश चौधरी के पिताजी थे। मैं छत पर अटारी भी देख सकता था। कम से कम मैं उसकी खिड़की तो देख सकता था। उसका दरवाज़ा शायद दूसरी तरफ था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी मंजिल पर एक और लाइट जल रही थी। वो सीढ़ियों की लाइट थी। फेलुदा ने फिर से दूरबीन निकाली और अपनी आंखों पर लगा ली। एक आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो कौन था? कैलाश चौधरी। मैं इतनी दूर से भी उसका लाल सिल्क ड्रेसिंग गाउन पहचान सकता था। वो कुछ सेकंड के लिए नज़र से ओझल हो गया, फिर अचानक अपने घर की छत पर दिखाई दिया। फेलुदा और मैं तुरंत झुक गए और गणपति चटर्जी की छत के चारों ओर बनी दीवार के पीछे छिप गए और ध्यान से उसके किनारे से झांकने लगे। मिस्टर चौधरी ने कुछ बार इधर उधर देखा, फिर अटारी के दूसरी तरफ चले गए, शायद उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए जिसे हम देख नहीं सकते थे। 1 सेकंड बाद अटारी में लाइट जल गई। मिस्टर चौधरी अब हमारी तरफ पीठ करके खिड़की के पास खड़े थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मिस्टर चौधरी कुछ देर खड़े रहे, फिर झुक गए, शायद जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह खड़े हुए, लाइट बंद की और एक बार फिर सीढ़ियों से नीचे चले गए। फेलुदा ने दूरबीन रख दी और सिर्फ एक ही बात कही, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। वापस आते समय उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जब उनका मूड ऐसा होता है तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आमतौर पर अगर वो किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो वो अपने कमरे में चहलकदमी करने लगते हैं, लेकिन आज मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए देखा। 9:30 बजे वो उठे और अपनी नीली नोटबुक में कुछ लिखने लगे। मुझे पता था कि वो इंग्लिश में ग्रीक अक्षरों का इस्तेमाल करके लिख रहे थे, इसलिए मेरे लिए ये पढ़ना और समझना मुमकिन नहीं था कि उन्होंने क्या लिखा है। बस एक ही बात साफ थी कि वो अभी भी मिस्टर चौधरी के केस पर काम कर रहे थे। हालांकि उनके क्लाइंट ने उनकी सर्विस बंद कर दी थी। मैं बहुत देर तक जागता रहा, शायद इसीलिए मैं अगली सुबह तब तक नहीं उठा जब तक फेलुदा ने मुझे हिलाया नहीं। टॉपशे, जल्दी उठो, हमें तुरंत श्यामपुकुर जाना है। क्यों? मैं उठ बैठा। मैंने घर पर फ़ोन किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ है। 10 मिनट बाद हम एक टैक्सी में थे और तेज़ी से श्यामपुकुर स्ट्रीट की ओर जा रहे थे।
फेलुदा ने मुझे और कुछ बताने से मना कर दिया। बस इतना ही कहा, वो कितना चालाक आदमी है। काश मैंने थोड़ा पहले अंदाज़ा लगा लिया होता तो ऐसा नहीं होता। जब हम मिस्टर चौधरी के घर पहुंचे तो फेलुदा ने देखा कि सामने का दरवाज़ा खुला है। हम बिना घंटी बजाए सीधे अंदर चले गए। हम लैंडिंग पार करके अवनीश बाबू के कमरे में पहुंचे। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया उसे देखकर मैं डर के मारे हैरान रह गया। एक टेबल के सामने एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी और उसके बगल में अवनीश बाबू लेटे हुए थे। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। एक बड़े रुमाल से उनका मुंह बंधा हुआ था। फेलुदा जल्दी से उनके ऊपर झुके और उन्हें खोला। ओह ओह, भगवान का शुक्र है। अवनीश बाबू जोर जोर से सांस लेते हुए बोले। तुम्हारे साथ ये किसने किया? फेलुदा ने पूछा। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? वो उठ बैठे। अभी भी हाँफ रहे थे। मेरे चाचा कैलाश चौधरी ने ये किया। मैंने आपसे कहा था कि वो पागल हो रहे हैं, है ना? मैं आज सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था और कुछ काम करने का सोचा। बाहर अभी भी अंधेरा था, इसलिए मैंने लाइट जला दी। उसके तुरंत बाद मेरे चाचा अंदर आ गए। सबसे पहले उन्होंने लाइट बंद कर दी, फिर उन्होंने मेरे सिर पर मारा। मैं गिर गया और बेहोश हो गया। आपके आने से कुछ मिनट पहले मुझे होश आया, लेकिन मैं न तो हिल सकता था और न ही बोल सकता था। हे भगवान! उसने मुंह सिकोड़ा। और कैलाश बाबू, वो कहाँ है? फेलुदा चिल्लाया। पता नहीं। फेलुदा मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं तुरंत उसके पीछे गया। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। हम बिना समय गंवाए ऊपर गए। कैलाश चौधरी का बेडरूम खाली था। हालांकि बिस्तर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई सोया हो। अलमारी खुली हुई थी। फेलुदा ने एक दराज निकाली और उसमें छोटा नीला मखमल का डिब्बा मिला। जब उसने उसे खोला तो मुझे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि नीला बेरिल अभी भी उसमें था, बिल्कुल सही सलामत। इस समय तक अवनीश बाबू भी दरवाजे पर आ गए थे। अटारी की चाबी किसके पास है? फेलुदा ने पूछा। अवनीश सवाल सुनकर हैरान रह गया। वो मेरे अंकल के पास है, उसने कहा। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं, फेलुदा ने कहा। हम छत पर पहुंचे तो देखा कि अटारी बंद थी। दरवाजे पर एक ताला लटका था। कोई और ये नज़ारा देखकर डर जाता, लेकिन फेलुदा पीछे हटा, फिर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर अपने कंधे से टक्कर मारी। तीसरी कोशिश में दरवाज़ा जोर से खुल गया। दीवार से कुछ पुरानी जंग लगी कीलें भी निकल गईं। मैं भी फेलुदा की ताकत देखकर हैरान था। अंदर का कमरा अंधेरा था। हम सावधानी से अंदर गए। कुछ सेकंड बाद जब मेरी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई तो मैंने देखा कि एक कोने में एक और आदमी पड़ा है, बिल्कुल अवनीश बाबू की तरह बंधा हुआ और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ। ये कौन था? कैलाश चौधरी या केदार? बिना एक शब्द कहे फेलुदा ने उसे बंधन से आज़ाद किया और फिर उसे नीचे बेडरूम में ले गए। क्या तुम वही हो? उसने फेलुदा को घूरते हुए कमजोरी से पूछा। हाँ सर, मैं प्रदोष मित्तर हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। मुझे लगता है कि आपने ही मुझे वो लेटर लिखा था, लेकिन बेशक मुझे आपसे मिलने का मौका कभी नहीं मिला। अवनीश बाबू, क्या तुम उनके लिए थोड़ा गर्म दूध ला सकते हो, प्लीज़? मैं हैरानी से उस आदमी को देखता रहा तो ये असली कैलाश चौधरी था। उन्होंने तकिए का सहारा लिया और कहा, मैं फिजिकली मजबूत था, इसलिए किसी तरह बच गया, वरना इन 4 दिनों में। फेलुदा ने उसे टोका, आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। वे बोले, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं, वरना तुम्हें कभी पूरी बात समझ नहीं आएगी। मैं तुमसे पर्सनली मिल ही नहीं सका था, क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें पत्र लिखा था उसी दिन उसने मेरा अपहरण कर लिया था। उसने मेरी चाय में कुछ मिला दिया था जिससे मैं लगभग बेहोश हो गया था। वो किसी और तरह से मुझ पर हावी नहीं हो सकता था। और उस दिन से उसने कैलाश चौधरी की जगह ले ली? फेलुदा ने पूछा। कैलाश बाबू ने दुखी होकर सिर हिलाया। ये मेरी अपनी गलती है मिस्टर मित्तर, मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। हमारे पूरे परिवार में एक बड़ी कमजोरी है, हम सब छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और बिना किसी वजह के बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। मैंने वो पत्थर जबलपुर से 50 रुपए में खरीदा था।
मुझे नहीं पता कि मुझे केदार को जंगल में एक मंदिर और उसके माथे पर लगी एक मूर्ति के बारे में एक अजीब कहानी सुनाने की क्या सूझी। उसने वो पूरी कहानी सच मान ली और उस दिन से उस पत्थर पाने के बारे में सोचने लगा। वो कई वजहों से मुझसे जलता था। शायद वो ये नहीं समझ पाया कि मैं जिंदगी में इतना लकी, इतना सफल क्यों हूँ, जबकि वो हर काम में फेल होता दिखता था। आखिर हम आइडेंटिकल ट्विन्स थे। हमारी किस्मत इतनी अलग नहीं होनी चाहिए थी। केदार हमेशा से ही एक बदमाश था, बेपरवाह और बेईमान। एक बार वो नकली नोट बनाने वाले गैंग में शामिल हो गया। वह जेल चला जाता, लेकिन मैं उसे बचाने में कामयाब रहा। फिर वो मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लेकर विदेश चला गया। मैं खुश था। अच्छा हुआ छुटकारा मिला, मैंने सोचा। लेकिन लगभग एक हफ्ते पहले मैं जब घर वापस आया और देखा कि पत्थर गायब है, मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि केदार वापस आया है और उसने पत्थर चुरा लिया है। मैंने सभी नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर 2 दिन बाद मैंने तुम्हें पत्र लिखा। केदार उसी शाम आया और उसने पत्थर मुझे लौटा दिया। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि अब तक उसे पता चल गया था कि उसकी कोई कीमत नहीं है। वो इसके लिए कम से कम 1 लाख पाने का सपना देख रहा था। उसने बताया कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसने मुझसे 20,000 रुपये मांगे। मैंने मना कर दिया। उसने चाय आने तक इंतज़ार किया, फिर किसी तरह मुझे नशीला पदार्थ देकर अटारी तक ले गया। जब मैं उठा तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तब तक वहीं रखेगा जब तक मैं उसकी बात मानने को राज़ी नहीं हो जाता। इस बीच वो कैलाश चौधरी होने का नाटक करता और मेरे ऑफिस में कह दिया कि मैं सिक लीव पर हूँ। उसे शायद पता नहीं था कि आपने मुझे पत्र लिखा है, फेलुदा ने कहा। इसलिए जब हम यहाँ आए तो उसने एक नकली गुमनाम नोट लिखा और फिर हमें एक काल्पनिक दुश्मन के बारे में एक बकवास कहानी सुनाई। वो जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे शक हो जाएगा। साथ ही उसने टेलीफोन पर धमकी देने की कोशिश की। फिर एक कार से हमें कुचलने की कोशिश की। कैलाश चौधरी ने कहा, ये बात तो समझ में आती है। जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि वो अचानक चला क्यों गया। मैं उसे एक पैसा भी देने को तैयार नहीं था, तो वो क्यों चला गया? पक्का वो खाली हाथ तो नहीं गया होगा? नहीं नहीं नहीं, दरवाजे की ओर से आवाज आई। हम में से किसी ने भी अवनीश बाबू को दूध का गिलास लेकर लौटते नहीं देखा था। वो खाली हाथ क्यों जाएगा? वो चिल्लाया। वो मेरा स्टैंप ले गया। वो कीमती रेयर विक्टोरियन स्टैंप ले गया। फेलुदा ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। क्या वो तुम्हारा स्टैंप ले गया? हाँ हाँ, केदार चाचा ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने कहा था कि इसकी कीमत कितनी है? 20,000। लेकिन फेलुदा अवनीश बाबू की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में कहा, कैटलॉग के हिसाब से अवनीश बाबू इसकी कीमत 50 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। अवनीश बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। चौधरी लोग इम्प्रेशन बनाने के लिए हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। फेलुदा ने आगे कहा, और तुम उनके भतीजे हो, तो शायद तुम्हें भी वही आदत विरासत में मिली है। क्या मैं सही हूँ? अवनीश बाबू ऐसे लगने लगे जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना खो चुका हो। मैं और क्या करता? उसने दुखी होकर कहा, मैंने 3 साल स्टाम्प लगे लिफाफे देखने में लगाए थे। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था सिवाय उसके। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया था। फेलुदा हंसने लगा। कोई बात नहीं अवनीश बाबू, उसने पीठ थपथपाते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपके चाचा को इसकी सजा मिलेगी। मैं एयरपोर्ट पर फोन करता हूँ। मुझे अंदाजा था कि वो आज सुबह भागने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंडियन एयरलाइंस को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सुबह की बॉम्बे फ्लाइट में बुकिंग है। पुलिस को केदार चौधरी को गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और अवनीश बाबू का स्टाम्प उन्हें सही सलामत से वापस कर दिया गया। फेलुदा को कैलाश बाबू ने इतने अच्छे पैसे दिए कि 3 बार बाहर खाने और मेरे साथ कुछ फिल्में देखने के बाद भी उसके वॉलेट में काफ़ी पैसे बचे थे। आज जब हम घर पर चाय पी रहे थे तो मैंने उससे कहा, फेलुदा, मैं इस बारे में सोच रहा था और एक नतीजे पर पहुंच गया हूं। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं सही हूं या नहीं? ठीक है, बताओ तुम क्या सोच रहे थे? कैलाश चौधरी के पिता के बारे में।
मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि केदार ने क्या किया था। मेरा मतलब है, एक पिता एक जैसे जुड़वां बच्चों में फर्क बता सकता है। शायद इसीलिए वो अपने बेटे को इतने गुस्से से देख रहे थे। हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन क्योंकि इस मामले में तुम्हारे विचार मेरे जैसे ही लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी समझदारी के लिए तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। ये कहकर फेलुदा ने मेरी प्लेट से एक जलेबी ले ली।